हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। पिक्चर भी आ रही है। उधर से लड़की नहीं कोई बोली। सर वो अभी आ जाती हैं क्लास में, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया अभी। वो आ जाती हैं अभी क्लास में। ज- ये जो अटेंड कर रही हैं उनमें से कोई लड़की शहर है? क्योंकि वो लड़की शहर ने 5-6 सवाल भेजे हैं। मैं चाहता था लेक्चर से पहले उनके मैं जवाब दे दूं। उनमें से कोई भी नहीं बोल रहा। सर वो एक सर ईमेल आई एक है। ईमेल आई है, वो मैं ना आपको हाँ, वो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलो व्हाट्सएप पे पढ़ लो। अभी तो कोई नहीं आई। ये जो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चले सर। आपको मेरी आवाज सुनती है तो जी जी। आप में से सर कोई आई लड़की, आप हैं शहर? नो सर, आई एम नॉट सहर। जी, नो नो, आई एम नॉट सहर। अच्छा जी, चले। क्योंकि शहर ने 5-6 सवाल भेजे थे मुझे, मैं चाहता लेक्चर से पहले मैं उनके जवाब दे दूं। जी तो जी सर। जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अगर शहर नहीं है तो फिर आप पूछ लीजिए, क्या पूछना चाहते सर आई हैव अ क्वेश्चन दैट आई सॉ अ पेशेंट, शी हैड हैं? वो शी आपका नाम क्या, पहले नाम? सर डॉक्टर कंवल। डॉक्टर कंवल। कंवर। जी, आप बोलिए। Sir, I have a question that I saw a patient. She had heavy menstrual bleeding due to fibroid, and now she was widow since 9 years. हाँ, And sir, she was married since 15 years. She lived with her husband for 4 to 5 years, and then her husband died in oral cancer. She is nullipera. वो तो ठीक है, एज नहीं बोली आपने उसकी। Sir, she is 38 years of age. 38। Yes, जी, sir. आप सर फिर हम इसकी जब हिस्ट्री लेंगे तो हम इसकी सबफर्टिलिटी की भी हिस्ट्री लेंगे? नहीं, बस सिर्फ आप ये कहिए कि she was married for 15 years and she is para 0+0 and had no investigations, बस। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। सही। जी जी जी। क्योंकि इस वक्त वो इन्वेस्टिगेशन क्या थी क्या नहीं थी वो रेलेवेंट नहीं है, इसलिए जी सर। उन पे वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। जी जी सर जी। ठीक है। ठीक है, लेकिन जी जी मेंशन जरूर कीजिए कि माय पेशेंट इज 38 ईयर ओल्ड, मैरिड फॉर 15 years and widow for 10 years and his para 0+0 had no investigations। जी सर, थैंक यू थैंक यू। चलो, तो आप में से वो कोई लड़की शहर आई है कि नहीं आई है? मुझे वॉइस मेल पे। I have a question. जी, आप एक सवाल पूछिए, फिर 9 बज जाएंगे। जी, पूछिए। आप पहले नाम सर मेरा नाम आलिया सैयद है और मेरा नाम क्वेश्चन ये है कि नहीं, मेरे आज पास एक मिनट, एक मिनट, पहले नाम क्लैरिटी के साथ बोलिए। सर आलिया सैयद नाम है। आलिया सैयद। जी, फरमाइए आलिया। सर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ये कि पेशेंट के अ, पास कुछ साइड ग्रेविटा माइक आ के रही है। पास, एक मिनट, माइक के पास और जरा स्लो और थोड़ा बोलिए स्लो बोलिए ताकि मुझे ताकि क्लैरिटी मुझे के साथ। क्लैरिटी के साथ।
जी बोलिए। आपके आपकी आवाज में बिल्कुल समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। तो आहिस्ता बोले और क्लैरिटी के साथ बोले तो फिर जी बोलिए। सर अब आप मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन डॉक्टर आलिया अपना क्वेश्चन करके ना माइक म्यूट कर दें काइंडली। दो लोग बोल रहे हैं जिसकी वजह से ना इको हो रही है। ठीक है। Sir, my question is that I have a primary patient. She is 28 years old, 6 weeks of pregnancy जी और इस पेशेंट को मैं शुरू से कर रही हूँ। इसकी जो डिसीज है I'm sorry sir. आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। तो कोई एको है, मेरे ख्याल कोई और दो चार माइक खुले होंगे, वो बंद कर दे, सिर्फ आलिया का माइक ऑन रहने प्लीज। फिर बोलिए। Sir, hear me now? जी आप बेहतर। जी Sir, my patient is a primary gravida, 28 years of age at 36 weeks of pregnancy. I have been following her throughout pregnancy and on her complete blood count, I have seen that her mean corpuscular volume has increased progressively. At first it was within normal limits. जब first trimester में मैंने baseline करवाई थी और प्रोग्रेसिवली वो 93 से होता हुआ अब जो है वो 103 FL तक पहुंच चुका है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम उसका। पेशेंट का एच बी क्या नॉर्मल बढ़ है। रहा है? क्या बढ़ रहा मीन है? कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम सर MCV बढ़ रहा है पेशेंट का, मीन 103 तक आ चुका है सर। मैं उसका सीरम B12 फोलेट लेवल्स RBC फोलेट लेवल्स ये सारा कुछ करवा चुकी हूँ, नॉर्मल लिमिट्स में है। HB भी उसका नॉर्मल है और थायराइड का मैं फाइल करवा चुकी हूँ। तो मुझे कोई क्लू नहीं लग रहा और मुझे ये भी नहीं पता कि ऐसा है डॉक्टर आलिया, मैं पहले लेक्चर दे सर ये किसी का माइक ऑन सर किसी का माइक ऑन आप अपने सारे बंद कर दीजिए प्लीज। आपको फिर हमारी बात क्लैरिटी के साथ समझ आएगी, वरना बीच में बच्चे रोते रहेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगी और किसी को भी नहीं आएगी। चले डॉक्टर आलिया, आपका पेशेंट है प्राइमरी ग्रेविडा 36 वीक और उसका मीन कॉर्पस वॉल्यूम जो है आप कह रहे हैं बड़ा है, तो फिर उसकी मैं पहले ये एनीमिया का लेक्चर दे दूं, उसके बाद विल कम बैक टू। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। जिन्होंने केस प्रेजेंट करना है वो प्लीज कीजिए प्रेजेंट। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। आप डॉक्टर, क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर कमल। डॉक्टर कमल, बोलिए जी कमल साहब। जी Hina, wife of Imran, who is employee at cosmetics store, 30 years of age, married for 12 years, first non-consanguineous marriage of both partners. Her blood group is O positive, resident of Phuleli at distance of 10 minutes from Civil Hospital, Hyderabad, educated up to 8th class, Gravida 6, para 5 plus 0, all SVDs, all alive issues, 4 baby boys, 1 baby girl, last childbirth 2 years back, and last menstrual period 25th of September 2020, making expected date of delivery of 2nd July 2021, with period of gestation of 34 weeks. Admitted via outpatient department of Civil Hospital, Hyderabad on 18th May 2021 with complaint of 8 months gestational amenorrhea plus easy fatigability, weakness and lethargy for 1 month and shortness of breathing for 1 week. According to my patient, this is her spontaneous, unplanned, unsupervised pregnancy confirmed via urine pregnancy test at home when she was 15 days overdue from her menstrual cycle. Her menstrual cycle are regular and she is sure of her dates. Then later on, she went to nearby clinic after 15 days for pregnancy confirmation via ultrasound that showed single intrauterine pregnancy with normal cardiac activity and was appropriate for gestational age and normal uterus and adnexa. At that clinic, some private doctor prescribed her multivitamin syrup and calcium, but she was not prescribed tablet folic acid. Her blood pressure was checked, that was normal. Blood and urine tests were not done.
No history of vaginal bleeding or discharge or leaking or fever, flu or rash or excessive nausea or vomiting in the first trimester. Her scan at 12 and 20 weeks of gestation were not done for the sake of baby, that is for congenital anomalies, as she did not properly book herself at any clinic. There is no history of palpitations, shortness of breathing, weakness, easy fatigability in first trimester. My patient felt quickening at fifth month of gestation, which she cannot correlate with any calendar month. Since then, her fetal movements are normal and pattern of abdominal growth is normal. At fifth month, she went to that nearby clinic for a scan of fetal well-being, but that sonologist was not expert to comment on the anomalies. And that scan showed normal fetus with normal amount of liquor, normally placed placenta. And then, according to the patient, at that time at that clinic her blood pressure was checked, that was normal. In second trimester there is no history of headache, raised blood pressure or epigastric pain. She has not taken any hematinics in this pregnancy. No blood or urine tests were done and no history of vaginal bleeding, discharge or leaking in the second trimester. Since 1 month, my patient has complained of easy fatigability, lethargy, and weakness. And now, since 1 week, she is having shortness of breathing. That is gradual in onset. Initially, it was on climbing three flights of stairs, and now on doing her routine household activities. That is kitchen, doing kitchen cooking or her children activities. She gets shortness of breathing. That is relieved by rest, and it's not associated with any chest pain, sweating, or palpitation, shortness of breathing, or lying down, or she doesn't need to wake up at night due to shortness of breathing. She does not have any previous history of cardiac disease or any chronic cough with expectoration. At present, she doesn't have bluish discoloration on exertion or chest pain radiating to left arm or leg swelling. Her diet is adequate in chicken, meat, but deficient in eggs, milks, and vegetables and fruits. No history of intake of antifolate drugs or drugs causing hemolysis. No history of indigestion or vomiting or fever with rigors and chills. No history of bleeding in stool, urine, vomiting, sputum, or antepartum hemorrhage in this pregnancy. No personal or family history of bleeding disorder. Her menses are not heavy. She is having bleeding days of 4 to 5 days with average flow changing 2 to 3 homemade pads per day. No personal or family history of repeated blood transfusion. No history of worm infestation or perineal itching or recurrent urinary tract infection. No previous history of antepartum hemorrhage or postpartum hemorrhage. No history of heat or cold intolerance or constipation or diarrhea. Due to this complaint of shortness of breathing, my patient consulted outpatient department of civil hospital on 18th of May 2021. Her hemoglobin was carried out and according to the patient, it was 4. No further detailed investigations were done to confirm type of anemia, but she was told 4 units of blood transfusion. Since admissions, certain blood and urine tests have been done, but patient doesn't know the results except that 4 hemoglobin. And she has been transfused 1 pint of blood under monitoring. She doesn't know whether it was packed cell or whole blood, but it was fresh and of close relative, properly cross-maced, and no immediate or late reactions. Fetal movements were normal throughout the transfusion. Now she has been told for further 4 pints and at hospital for her fetal monitoring, she has not been given fetal kick count chart or any cardiotocograph has not been done. And permanent contraception has also been not been discussed with my patient. As she is Gravida 6 para 5 plus 0 having 4 baby boys. Regarding obstetrical history, her first pregnancy was 11 years back, that is 1 year after marriage, and her last pregnancy was 2 years back in 2019. In between these 3 pregnancies, all pregnancies are at interval. In between these 2, she had 3 pregnancies, and all pregnancies are at interval of 1.5 to 2 years. And all pregnancies were spontaneous, unplanned, unbooked, uneventful up to term, and no antepartum, intrapartum, or postpartum complications. But in third pregnancy, she gives history of blood transfusion 9 days prior to delivery. That was done because her hemoglobin was done, it was low, and then without diagnosis of proper type of anemia, she was transfused 1 pint. And no immediate or late reactions were reported in that transfusion. All her babies were of average weight, breastfed, vaccinated. She doesn't remember Apgar score. No history of postpartum hemorrhage in any pregnancy. In regarding gynecological history, her age of menarche is 13 years with regular cycle, average flow changing 2 to 3 homemade pads per day with no passage of clots or pain during menses or coitus, no intermenstrual postcoital bleeding or any vaginal discharge. Pap smear has never been taken and she has never practiced any contraception. No regarding medical history, no history of chronic renal or liver disease or diabetes, hypertension, asthma or tuberculosis. Family medical history and surgical history is not significant.
In personal history, she is not addicted to anything. Bowel bladder habits are normal, and sleep and appetite is normal. She belongs to middle class family. Family members are 15 and earning members are 5. She lives in her own home. Basic So, necessities are met. Dr. Kaur, we'll stop here. We'll stop Ji, here. ji, sir. You have taken nearly 8 minutes to give us this history, little longer than usual. But I must compliment you. इससे बेहतर हिस्ट्री नहीं हो सकती. Thank you, sir. I repeat कि इससे बेहतर हिस्ट्री नहीं हो सकती. In the sense, जो information देखिए, she has come to us with short of breathing and weakness and tired and fatigue. इसका जो differential diagnosis है, let me put it first. वो है number 1 anemia, number 2 cardiac disease, number 3 कोई chronic disease of respiratory system और कोई और debilitating disease. यही 3-4 बातें इसकी हो सकती थी. Number 1 anemia, number 2 cardiac, number 3 respiratory, number 4 other chronic diseases. आपने इन चारों differential diagnosis को सामने रखते हुए all the questions have been asked. Very, very good. Very, very good. I must compliment you. With this history, you will score 8 marks in the examination. 6 पास करने के लिए जरूरी होते हैं और 8 मैक्सिमम है. मैंने कभी किसी को 9 नहीं दिए थे. तो you are in that range जहाँ तक हिस्ट्री का तलक. अब चूंकि हमने टाइम 8, 9, 10 मिनट अब हो गए हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा विद दिस हिस्ट्री, ये पेशेंट है, आज आपकी बन गई है, आपने बड़ी अच्छी तरह बता दिया उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी या नहीं हुई. अब आज से आप उसके लिए क्या करेंगी? हाउ विल यू मैनेज? आप मुझे ये बताइए. Sir, first of all, I will. एक मिनट, मैंने स्किप किया है उसकी अदर हिस्ट्री, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, वो सारा कुछ. प्रिज्यूमिंग नाउ कि आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में एक कार्डियक डिजीज आउट निकाल दी है, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट एज यू हैव मेंशन्ड अर्लियर शी लुक पेल. जी बताइए. Sir, first of all, I will make her diagnosis of type of anemia. Excellent. First the degree and then type. Yeah, good. डिग्री आपने बता दिया कि उसकी हेमोग्लोबिन है 4. Yes, sir. Sir, so I will go for her red cell indices and her peripheral smear. In red cell indices, I will see mean corpuscular volume and mean corpuscular hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration. Yeah, MCS. Sir, then I will go for the peripheral smear. Good. Keep going. Sir, if all these are normal, or if all these are decreased, is this patients were carried out later on after blood transfusion, then later on these investigations were carried out, then these all were low. And sir, then I will go for a serum ferritin. Serum ferritin, वो भी हो गया. ठीक. Sir, I will also go for stool for ova and cyst for 3 consecutive days. Very good. And sir, then I will on complete blood count, I will also see total leukocyte count and platelet count, and also a blood group and RH factor, and then random blood sugar, and then hepatitis. वो they don't have direct relevance to our patient. वो भी सारे कुछ, ये सारा कुछ किया तो इसमें to move forward I say आपने confirm कर लिया कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है इस पेशेंट को. यस सर. टाइप भी हो गया. अब टाइप कंफर्म करने के बाद फिर क्या करेंगे इस पेशेंट का? Sir, first of all, I will counsel my patient that you are having anemia due to iron deficiency. And for that workup and correction, she needs to be admitted. अच्छा, वर्कअप तो आपने कर लिया.
Yes, sir. Then I will, sir. Then I will tell her, explain her the possible fetal-maternal complications that can occur due to iron deficiency anemia. जी बिल्कुल ठीक, आप बता दिया Yes, sir. कि माँ Yes, को sir. बेबी को क्या हो सकता है, ठीक हो गया, फिर आगे। Sir, then is now my patient is symptomatic and she is having 4 gram per deciliter and she has been transfused 1 pint at hospital. Sir, I will, today she is at 34 weeks of gestation and I have 5 to 6 weeks in her delivery or in her spontaneous onset of labor. Sir, अच्छा, first of all, I will resolve her symptoms by blood transfusion. Sir, I will give her one to. एक मिनट, अब now you are entering into critical zone. एक बोतल उसको लग गई है, she had 1 bag of blood. अब आप she has come under your care, आप क्या करेंगी भैया? बताइए, आपने कंफर्म भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है इसको, आपको ये भी पता है कि जैसा आपने बोला कि विद इन नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स उसकी लेबर लाइकली है। Sir, now I will reassess her symptoms, that whether her symptoms are resolved or not. आपके ख्याल में एक बैग से होगी रिजॉल्व? Sir, is she's gravida 6 para 5 plus 0, she's multi-gravida and she's having this severe anemia. So I will transfuse her 2 pints at least because generally with 1 to 2 pints symptoms are relieved. गुड, वेरी गुड। तो आप सिम्टम रिलीफ के लिए मे बी यू विल गिव अप, एक लग गई है बैग और एक बैग और दे देंगी, होल ब्लड Yes, देंगे, sir. पैक सेल देंगे। Sir, packed cell. I will give her packed cell under monitoring. चलो जी, पैक सेल्स हो गए, तो आपने एक और बैग लगा दिया उसको, उसकी ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बेहतर होगी। चले, फिर क्या करेंगे इस पेशेंट? Now, sir, now I will explain her. Now I will develop her iron stores, and now I will. Is my patient is never taken oral iron because she was never prescribed oral iron, and oral and parenteral both have same speed of recovery. Efficiency is same. Hemoglobin rise is same with both. So I will keep her on with 2 pints of transfusion. Her hemoglobin has been 6 today. So now I will give her oral iron in the therapeutic dose. That is for any of the cheap oral iron preparation that is easily available and easily tolerable. For example, is Abrate Folic. I will give that 100 milligram BD in the therapeutic dose, and then I will counsel my patient that she has to properly follow, come to me for follow up at weekly basis. So, and I will tell her to come with that empty packs, and when she after 1 week I will call her on follow up in the outpatient department, then I will see that packs, that whether my patient is properly took them or not. I will ask history. In history I will assess her symptoms whether they are relieved or not. Her clinical improvement has been there or not, and if I feel that my patient is compliant, she's taking all this oral medication with compliance, and also I will order her reticulocyte count, then I will further keep her on the oral therapy. Sir, if I am giving her element therapeutic dose, then after 3 weeks her hemoglobin will rise at 1 gram per deciliter. Sir, but with along with these I will also 1 gram per deciliter per week, you mean per week? yes sir, per week. 3 and हफ्ते के and बाद हेमोग्लोबिन कितनी हो जाएगी? sir, then if it will increase by 1 gram per week, then it will be 7. नो, तो आपने 2 बैग भी दे दिए उसको, Yes sir. तो इट विल बी 9. And sir, I will also and I will also arrange her, make her donors ready, or I will arrange 2 pints in hand so that when she यार वो अभी वो 37 वीक्स पे ही पहुंची है, तो वो क्या उसमें रिस्क है कि वो अर्ली लेबर या प्री टर्म लेबर में आ जाएगी? yes sir, she is at risk. तो फिर उसके लिए उसको वार्न भी कर देंगे कि यू आर लाइकली Yes sir. Yes sir, I will deworm her as well. जी, वेरी गुड। तो वो आ गई है एक सुबह फॉर योर कन्वीनियंस, सुबह को आई है वो, एक सुबह आ गई है कि मुझे लेबर पेन शुरू हो गई, शी इज ग्रेविडा 6, तो फिर क्या करेंगे? Sir, I will
initially when I transfused her blood, then I also cross-matched the two pins in hand for labor. So if she तो is going in the labor, I will transfuse her the blood, and there will be. पेशेंट में जाती है, शी वाज एनेमिक और अभी भी तो एनेमिक ही है WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से 9 ग्राम. तो व्हाट आर द रिस्क्स इन लेबर इस पेशेंट? Sir, the risk are of postpartum hemorrhage. And थर्ड स्टेज कॉम्प्लिकेशन, कोई फर्स्ट और yes, sir. सेकंड हो सकता है? Sir, her. Any difficulty or complication during first stage and then second stage? Yes, sir. In first stage, her muscle contractions will be weak. Her labor will be prolonged. It could be very very good. तो इसी वजह से फिर सेकंड स्टेज में क्या हो सकता है? Sir, in second stage, there will be chances of retained placenta. नहीं, तो वो तो थर्ड स्टेज में होगा ना. पर जी जी. सेकंड स्टेज में क्या हो सकता है? Second stage, there will be prolonged labor. इन्होंने किसी ने लिखा है चूंकि आपने जैसे अभी भी कहा मसल्स पुअर, तो सेकंड स्टेज में उसको पुश करना होता है. Yes, yes, sir. You won't be able to push that well जितना के हेल्दी पेशेंट करती है. तो फिर उसके लिए क्या करेंगी आप सेकंड स्टेज? Sir, I will possibly then assistance in the form of sir, in the form of instrumental vaginal delivery. I will shorten the second stage. spontaneous vaginal delivery नहीं हो रही because she can't push, so you will offer ventose or forceps. Yes, sir. Then I will shorten the second stage with instrumental vaginal delivery. उसको हेल्प की जरूरत होगी. फिर थर्ड स्टेज में है कि you will do your best to avoid PPH. Yes, sir. Sir, I will be sir, I will be vigilant for PPH. For that, I will give after the delivery of baby and placenta, I will do uterine massage, and then I will give 40 units of injection syntocinon in 500 ml of ringer. That will be given that will be given by intravenous infusion, and then I will. जरा थोड़ा सा आहिस्ता बोले आप, इम्तिहान में बड़ा जरूरी है. इम्तिहान में आपके एग्जामिनर मेरी उम्र के होते हैं, मैं उससे जरा यंगर होंगे, लेकिन उनको जरा आहिस्ता बात समझ आती. तो यस सर, यस. थर्ड स्टेज में पीपीएच को हम आमतौर पर क्या करते हैं? सर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. हाँ, ये अल्फाज. यस सर. ये पहली स्टेज में तो वो है कि यू विल सपोर्ट हर कि उसकी पेन रिलीफ देंगे वगैरह. सेकंड स्टेज में if need be you will do forceps or ventouse. Then third stage में you will do active management of third stage. फिर अब आ गया थर्ड स्टेज के बाद, अगर उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग या पीपीएच हो तो उसके लिए यू विल बी विजिलेंट, और अगर होगी थोड़ी सी भी ब्लीडिंग होगी तो उसको आप मैनेज करोगे कि वो मिनिमल ब्लड लॉस हो, बिकॉज शी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज ब्लड. अच्छा जी, बेबी डिलीवर हो गया, फिर क्या पॉसिबिलिटी है इस पेशेंट में अबाउट द बेबी? Sir, baby will be at risk of neonatal anemia and and impaired cognitive function. खैर बहुत दूर ना जाइए, उसको बेबी को एनीमिया हो सकता है. और क्या फीडिंग प्रॉब्लम? Yes sir, there will be feeding problem as well. लैक्टेशन भी करते हैं ये एनेमिक पेशेंट्स. ये किसी ने लिखा है, यहाँ पे आया है कि उसको IUGR, तो IUGR पॉसिबिलिटी है कि बेबी की सिर्फ एनीमिक नहीं, वो अंडरवेट भी हो सकता है, और बेबी को इंट्रा यूट्राइन लाइफ में कुछ रिस्क्स हैं, तो वो भी देखने को. वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव डन वेल. विद दिस परफॉर्मेंस यू विल पास. थैंक यू सर. चलो हम ये, मैं पहले थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट ये चेंज किया आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए कि पहले आधा घंटा
हम डिस्कस करें यही हिस्ट्री इसी तरह जिस तरह डॉक्टर कंवल के साथ आज की है। माशा, माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू डॉक्टर कंवल। आप किसकी ट्रेनी हो? Sir, I am from Ladkana. First, I was trainee of Madam Rafia Baloch, and then she got retired. Then आई नो रफिया वेरी वेल, तो मेरा उनको सलाम कहिए और कॉम्प्लीमेंट भी कीजिए कि आपको इतना अच्छा ट्रेन किया। जी sir, and then she got retired. Then I was PG of Dr. Madam Shaista Abdo. हाँ, उनको नहीं मैं जानता, रफिया बलोच को मैं जानता हूँ, मेरा ख्याल है मैंने उनका इम्तिहान भी लिया। तो जी sir. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 15-20 मिनट, जो इम्तिहान में लाइकली इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है रिलेटेड टू अनीमिया। पहली बात तो यह है कि अनीमिया इट इज ए क्लिनिकल पिक्चर। आप पेशेंट को जब देखते हैं अनीमिक, वो अनीमिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबोरेटरी का डायग्नोसिस होता है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है हमारा कि ये पेशेंट जो आज की थी फटीग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, टायर्डनेस वगैरह वगैरह। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पिक्चर। जब भी आपके पास पेशेंट इस तरह की बातें करे, थिंक ऑफ अनीमिया, थिंक ऑफ अनीमिया बिकॉज the incidence of anemia is very very high. As a matter of fact, तो मैं किताब में कल पढ़ रहा था तो 90% पेशेंट्स जो हैं अगर क्लिनिकली एनेमिक नहीं है, एटलीस्ट दे सफर फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी, उनके स्टोर्स बड़े कम होते हैं, तो थोड़ी सी स्ट्रेस हो तो वो एनेमिक हो जाते हैं, क्योंकि स्टोर्स में से आयरन नहीं आता। तो 90% ऑफ आवर पेशेंट्स आर एनेमिक इन दैट वे कि उनकी आयरन डेफिशिएंसी होती है, और 30 to 50% क्लिनिकली प्रेजेंट करते हैं, जैसे आज की पेशेंट ने प्रेजेंट किया। फिर इम्तिहान के हिसाब से WHO की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी हीमोग्लोबिन एक्सेप्टेबल है। वो है 11 ग्राम से कम हो तो WHO कहता है एनीमिक है, और उसका PCV 33% से कम हो तो वो भी एनीमिक है। और इसमें याद रखने की इम्पोर्टेंट बात है कि ये डाइटरी डेफिशिएंसी है, 90% पेशेंट तो आयरन डेफिशिएंसी होते हैं और 5% फोलेट डेफिशिएंसी भी। अपने मुल्क में फोलेट डेफिशिएंसी भी काफ़ी कॉमन है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपकी किताब में, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ अनीमिया लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आयरन डेफिशिएंसी 80 to 90% में, लेकिन फोलेट, विटामिन B12 या इवन मल्टीपल डेफिशिएंसीज। हमारी पेशेंट्स प्रोटीन बहुत कम लेती हैं, तो इसलिए प्रोटीन डेफिशिएंसी प्लस आयरन प्लस फोलेट, ये सारी मल्टीपल डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं उनको। फिर उसके बाद दूसरी टाइप है हेमरेजिक, क्रॉनिक या एक्यूट ब्लीडिंग। फिर कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स लाइक थैलेसीमिया, और प्रेगनेंसी एज सच कैन कॉज एनीमिया, लाइक अवर पेशेंट जो रिपीटेड प्रेगनेंसी होती है, उनके स्टोर्स तो बिल्डअप ही नहीं होते, ये छठी प्रेगनेंसी में आ गई, तो इसलिए इस प्रेगनेंसी में इतना सवेयर एनीमिया हो गया उसको, तो इससे पहले भी जरूर वो एनीमिक होती होगी। तो ये 4-5 जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन हैं, वो हर किताब में फर्क क्लासिफिकेशन दी गई। फिर आपको बेसिकली इम्तिहान में सवाल पूछा जा सकता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती, वो वेरी ब्रीफली कि प्लाज्मा वॉल्यूम 50% बढ़ता है, RBCs 25% बढ़ते हैं, तो उसे हीमोडाइल्यूशन जिसको कहते हैं वो हो जाती है, और हीमोडाइल्यूशन की वजह से हीमोग्लोबिन जो प्री प्रेगनेंसी थी वो कम हो जाती है। तो इसी वजह से अगर आप उनका सीरम आयन करें वो कम होगा, और आयन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे आयन है नहीं, कैपेसिटी है लेकिन डेफिशिएंसी है आयन। इन बातों के बाद वेरी ब्रीफली आपसे पूछा जा सकता है इम्तिहान में कि डेली रिक्वायरमेंट्स आयरन की क्या है।
वो है 25 मिलीग्राम पर डे नॉर्मल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये 3 गुना बढ़ जाती है, 6 to 7 मिलीग्राम पर डे हो जाती है रिक्वायरमेंट। सो प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट बहुत 3 गुना ज्यादा है नॉर्मल से, और वो 3 गुना ज्यादा होके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत है तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम। उनमें मोस्टली जो है फॉर मदर 500 मिलीग्राम, फीटस के लिए 300 मिलीग्राम, ड्यूरिंग 3rd स्टेज ब्लीडिंग को कंपनसेट करने के लिए 200 मिलीग्राम। ये मैंने वेरी तरह सीधा करने के लिए इस तरह की डिवीजन बना दिया। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट नीड्स 1000 मिलीग्राम एक्स्ट्रा, 500 माँ के लिए, 300 बच्चे के लिए, और 200 उस ब्लीडिंग के लिए जो 3rd स्टेज में होगी। क्लिनिकल पिक्चर आज बड़ी अच्छी प्रेजेंट की है डॉक्टर साहबा ने, और वो सारी सिम्टम्स जो आज के पेशेंट में हैं दे कैन बी देयर। मोस्ट कॉमन इज, सबसे टॉप पे ये रखिए, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो सकता है विद एनीमिया। जरूरी नहीं वो टायर्डनेस, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहे तो फिर ही आप एनीमिया सोचेंगे। इस पेशेंट की मैनेजमेंट में इन्होंने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया कि वो एंटीनेटल के लिए गई, ना उसका हीमोग्लोबिन चेक हुआ, ना उसको आयरन दिया गया। ये बड़ी कॉमन सी बात है अपने मुल्क में। हालांकि हर पेशेंट की ऑन फर्स्ट विजिट हीमोग्लोबिन चेक होनी चाहिए, और फिर उसके मुताबिक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अगर वो लो है तो टाइप ऑफ एनीमिया जैसे डॉक्टर कंवल ने कहा वो डायग्नोज उसी वक्त हो जाता, तो भी ये 4 ग्राम तक ना पहुंचती। और एनीमिया के एडवर्स इफेक्ट्स माँ पे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट, हर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकम्स पोर, and in addition to that she becomes more prone to infections. As far as pregnancy is concerned, preterm labor, जैसे मैंने उनसे कहा कि वो तो 36-37 वीक्स पे ही लेबर में जा सकती है। प्रीटर्म लेबर बड़ी कॉमन है, और प्री एक्लेम्सिया या एब्रप्शन प्लेसेंटा भी इंसिडेंस उनमें हायर है। लेबर की बात हमने काफ़ी अच्छी तरह कर ली कि लेबर फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, 3rd स्टेज में क्या हो सकता है। और पुरपेरियम में शी इज प्रोन टू हैव पुअर लैक्टेशन एंड इन पर्पल सेप्सिस या इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन। बेबी पे मेरी स्क्रीन पे आया, बेबी पे भी कुछ एनीमिक मदर के असर हैं। प्रीटर्म लेबर की वजह से बच्चा प्रीमेच्योरली पैदा हो सकता है, फिर IUGR भी हो सकती है, इवन स्टिल बर्थ हो सकती है, इट कैन गो टू IUD। और आपने बताया कि न्यूनेटल एनीमिया, बेबी इज बोर्न विद लो वेट एंड लो आयरन और एनीमिया। अगर आप नोट्स ले रही हैं तो ये अगला जो मैं कहने वाला हूँ, इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगी आप पेशेंट की, जिसमें आप एनीमिया सब ये 1 2 3 4 5 लिख लीजिए। इसी तरह आप बोलेंगे इम्तिहान में। उसकी हीमोग्लोबिन परसेंटेज करेंगे, पैक सेल वॉल्यूम करेंगे, सीरम आयन करेंगे, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी करेंगे, और 5वीं है फेरेटिन, सीरम फेरेटिन। पहली 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वीं भी शामिल कर लीजिए। यही बोलेंगे आप इम्तिहान में। मैं दोहराता हूँ, ये एनीमिक पेशेंट है, आप इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? मैं इसकी हीमोग्लोबिन करूंगी, PCV करूंगी, सीरम आयन करूंगी, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी करूंगी, एंड सीरम फेरेटिन करूंगी। ये मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स कि हीमोग्लोबिन कितनी होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बोला, WHO ने कह दिया 11 ग्राम भी काफ़ी होती है। PCV नॉर्मली 40% होता है, और प्रेगनेंसी में 30% तक एक्सेप्टेबल है। सीरम आयन 60 to 120 मिलीग्राम माइक्रोग्राम है, तो
अगर 60 से कम हो वो एनेमिक हो जाता है। इसी तरह बाकी की। फिर आ गए हम इन्वेस्टिगेशन के बाद मैनेजमेंट। एक तो जनरल है, डाइटरी एडवाइस, वेजिटेबल्स खाओ, ये करो वो करो। और अगर आयरन आपने प्रिस्क्राइब किया जब भी करें कैल्शियम की गोली और वो इकट्ठी ना लें, अलग अलग अलग, क्योंकि कैल्शियम जो है उसकी अब्जॉर्प्शन को डिले कर देती है। और डॉक्टर कंवल ने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया, उसको लिख के अंडरलाइन 2 3 4 दफा कर लीजिए। पेशेंट्स कंप्लायंस, कि पेशेंट जो है वो कितना कंप्लायंट है, जो आप गोलियां दी हैं वो खा भी रही है कि नहीं खा रही, जिस तरह दी है, जितनी दी है, जैसे दी है। तो वो कंप्लायंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि आपने फेरसल्फेट लिख दिया उसके बाद भूल गए, फिर 36 वीक्स पे 34 वीक्स पे हीमोग्लोबिन कराई तो 4 ग्राम आ गई। और तो इस तरह से डाइटरी एडवाइस लीजिए, साथ कंप्लायंस देखिए कि आपने जो जो कहा है वो कर भी रही है कि नहीं। चूंकि अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया आयरन रिजर्व्स बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि अनीमिक हो तो फिर हम उसका इलाज करें। सो प्रिवेंशन इज लॉट बेटर। और इसी वजह से प्रिवेंशन के लिए अगर उसकी हिस्ट्री पाइल्स की, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की है, तो उसको इवन बिफोर प्रेगनेंसी उसके आयरन रिजर्व्स पूरे कीजिए। और वो कर लेंगे आप हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वालों के या इस तरह के, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे ड्यूरिंग एंटीनेटल केयर। अब हम आ गए वो पार्ट जहाँ पे आपकी क्लैरिटी नहीं होती, अच्छा भला प्रेजेंट करके केस इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक करके वो उसकी मैनेजमेंट में आके फंस जाते हैं। पहले तो मैनेजमेंट के सिंपल 3 बातें हैं, या हम ओरल आयन दे सकते हैं, या हम पैरेंटल आयन दे सकते हैं, या हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। क्या था फिर के ये आगा साहब क्या कहा, मैं पढ़ने की कोशिश की, मैं पढ़ नहीं सकता। चलो, ट्रीटमेंट में या आयरन देना है ओरली या पैरेंटली, इफ नीड बी ट्रांसफ्यूजन करनी, ये है बेसिक। लेकिन आप इम्तिहान में फंस जाते हैं कि उस सिचुएशन में जहां पे मरीज आज लेटा हुआ है इम्तिहान में है, उसके लिए आपने एग्जैक्टली क्या करना है। डॉक्टर कंवल डिड वेल, लेकिन मैं उसी के लिए डिटेल में आऊंगा। लेकिन पहले इन तीनों बातों को देख ले। ओरल आयन, उन्होंने कहा जी देयर लॉट ऑफ प्रेपरेशंस, सल्फेट, सक्सिनेट, फ्यूमरेट type of oral iron available in the market। आप जब देखें तो ये देखिए कि जो भी है, उन्होंने कोई किसी प्रेपरेशन का नाम दिया था, मुझे भूल गया, तो वो प्रेपरेशन देंगे, उसका एलिमेंटल आयन कितना है ये जरा गौर कर लीजिए उस पर, ताकि पता हो आपको वो एलिमेंटल आयन है जो अब्जॉर्ब होगा। और अगर आप दे देंगे आयन ओरल तो 0.8 ग्राम पर डेसीलीटर पर वीक इंक्रीज एक्सपेक्ट कीजिए। अगर आपको पेशेंट अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है, आप ओरल आयन इफ द पेशेंट इज कंप्लायंट दे सकते हैं, उससे ठीक हो जाएगी वो। डोंट रश इनटू पैरेंटल आयन, डोंट रश इनटू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक तो ये कि ओरल आयन हम, चूंकि बेसिकली हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि उनके आयरन रिजर्व्स कम हैं, पहली विजिट पे ही हमने ओरल आयरन देना है उनको। और एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आपके जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं प्रेपरेशन, ब्रांड नेम जो भी है, उसका एलिमेंटल आयरन 120 से 240 मिलीग्राम होना चाहिए। और एक्सपेक्ट आप कीजिए कि अगर वो कंप्लायंट पेशेंट होगी तो 0.8 ग्राम
पर डेसीलीटर पर वीक उसकी हीमोग्लोबिन बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके साथ विटामिन सी भी दे दीजिए, फोलिक एसिड भी दे दीजिए। जो कि मैंने पहले कहा आपसे, हमारे पेशेंट जनरली दे सफर फ्रॉम मल्टीपल डेफिशिएंसीज, और विटामिन सी वैसे भी इट हेल्प्स एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। मैंने कहा कैल्शियम साथ दीजिए, लेकिन वो अलग खाए। ये इंस्ट्रक्शंस आपने क्लैरिटी के साथ देनी। फिर हम आ गए पैरेंटल आयरन पे। पैरेंटल आयरन की 3-4 प्रेपरेशंस हैं जो मार्केट में आम हम प्रिस्क्राइब करते हैं। पहले तो वीनोफर, बड़ा ही कॉमनली नाम, ये आयरन सुक्रोज प्रेपरेशन है। इट इज यूज फॉर इंट्रावेनस यूज। दूसरा फेरेंजेक्ट है, वो है आयरन कार्बोक्सी माल्टोज प्रेपरेशन। उसका ब्रांड नेम फेरेंजेक्ट है और जेनरिक नेम आयरन कार्बोक्सी माल्टोज। ये भी इंट्रावेनस यूज के लिए। तीसरा इम्फ्रॉन, ये आयरन सॉर्बिटॉल कॉम्प्लेक्स है। इट इज यूज फॉर इंट्रामस्कुलर पर्पस। और ये 3 नाम मेरा ख्याल था, मैं आपको अच्छी तरह फिर दोहरा देता हूँ जो हम याद करते हैं। एग्जामिनर कैन आस्क यू वीनोफर में क्या है, फेरेंजेक्ट में क्या है और इम्फ्रॉन में क्या है। तो मैं दोहरा देता हूँ कि वीनोफर जो है आयरन सुक्रोज है, फेरेंजेक्ट जो है आयरन कार्बोक्सी माल्टोज है, और इम्फ्रॉन आयरन सॉर्बिटॉल कॉम्प्लेक्स है। और ये इस तरह से याद रख लीजिए प्लीज। ये आयरन की देने की बेसिक डिफिकल्टी 2 याद रखिए। एक कि ये इंजेक्शन है, इंट्रावेनसली इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर के अपने वो थोड़े से डिफिकल्टीज हैं। दूसरा कि इसमें लाइकली एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट प्री टर्म लेबर में भी जा सकती है। इसी वजह से इसको इतना लाइटली नहीं देना चाहिए कि हर एक को लगा दो आयरन, चाहे इंट्रामस्कुलर लगा दो चाहे इंट्रावेनस लगा दो। ये तो होगी, पहला मैंने बोला ओरल आयरन, दूसरा बोला इंजेक्शंस के आयरन, पैरेंटल आयरन, अब तीसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। याद रखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज फॉर इमरजेंसी यूज। I repeat, blood transfusion is for emergency use. क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अपने हैजर्ड्स हैं। ये पूरा एक चैप्टर है, आपकी किताब में पढ़िए। और उन हैजर्ड्स की वजह से इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स इसकी कॉस्ट फैक्टर भी बड़ा है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम अनीमिया को मैनेज कर सकते हैं। 1 by giving oral iron, 2 by giving parenteral iron, 3 by transfusing the patient whole blood or packed cells. अब हम आ गए असल बात पे, प्रैक्टिकल मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। इम्तिहान में आपने क्या करना है? इम्तिहान में आप पहले ये बात तो ये लिख लीजिए, इम्तिहान की मैनेजमेंट डिपेंड्स, नंबर 1, past history of intake of iron or compliance by the patient. अब तक जैसे इस पेशेंट को तो आयरन दिया ही नहीं गया, डॉक्टर कंवर पहली दफा दे रही है। आई एम सो सॉरी टू से कि ये क्या किया उसके साथ, पहली दफा दे रही है। तो इन्होंने कहा मैं उसको दूंगी, और चाहे वो 34 वीक्स पे है ओरल आयरन, बिल्कुल। तभी मैंने इसको 6 की बजाय 7 या 8 नंबर दिए। वो ये पेशेंट जिसने पहले आयरन लिया ही नहीं, हमें पता है कि अगर आयरन दे और वो कंप्लायंट हो, ठीक तरह ले, तो 0.8 ग्राम पर वीक पॉसिबिलिटी है उसकी। तो जरूरी नहीं है उसको जंप करके
हम पेरेंटल लाइन पे चले जाए। तो पहली स्टेज तो ये है कि उसकी हिस्ट्री, सेवेरिटी ऑफ एनीमिया, उसकी सिम्टम्स एंड कंप्लायंस विद द पास्ट ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। और फिर दूसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उसके एनीमिया होने की वजह से उसको सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन क्या, उसकी डिसेबिलिटी कितनी सवियर है, कितनी सवियर है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे उसको कि वो घर का काम ही नहीं कर सकती, इन्होंने कमल ने बोला, तो वो सवियर है उसकी डिसेबिलिटी। ये तीन बातें देख के फिर आपने फैसला करना है, आपने करना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन हर जेस्टेशन पीरियड। अगर पेशेंट को आप बिफोर 30 वीक्स लिख लीजिए, नंबर 1 बिफोर 30 वीक्स आप देखते हैं और सिम्टम्स उसकी सवियर नहीं है, अगर सवियर है उनको रिलीफ देने के लिए सवियर सिम्टम्स को तो रिलीफ और दी जा सकती है बाय ट्रांसफ्यूजन। वो जैसा कंवल ने बताया, वो जनरली ये नहीं है 4 ग्राम को हम 6 बैग्स लगाएंगे तो फिर 10 होगा। आपने 6 नहीं लगाने, उसको लगाना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पैक्ड या होल ब्लड, एक, फिर देखना है, रिव्यू करना है उसकी सिम्टम रिलीफ हुई, अगर हो गई है तो ठीक, नहीं तो दो के बाद जनरली सबकी सिम्टम रिलीफ होती है। सो 30 वीक से पहले अगर सिम्टोमेटिक इतना नहीं है, डिसेबिलिटी वो नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी सफर नहीं हुई, आप उसको ओरल देंगे। तो इम्तिहान में अगर उसकी हीमोग्लोबिन लेस से 6 जनरली 4 के साथ तो उसकी सिम्टोमेटिक होगी, 6-7 है सिम्टम नहीं तो कहिए मैडम 30 वीक्स पे है तो इसलिए मैं इसको ओरल लाइन दूँ और फिर हर हफ्ते रिव्यू कर लूँ। दूसरी क्वालिटी है अगर पेशेंट की जेस्टेशन पीरियड 30 to 36 वीक्स, डोंट, यहाँ पे मैं आपको बड़ा स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा, डोंट जंप एट पैरेंटल लाइन। उसको भी ओरल दिया जा सकता है, लेकिन अक्सर मरीज वो होंगे जो ओरल के लिए या कंप्लायंट नहीं थे या ले चुके, इसीलिए बिटवीन 30 and 36 वीक्स यूज ऑफ पैरेंटल लाइन ज्यादा कॉमन है। मैं दोहराता हूं, 30 वीक से पहले तो ओरल, 30 और 36 वीक्स के दरमियान हिस्ट्री ऑफ नॉन कंप्लायंस है तो फिर पैरेंटल देंगे। चूंकि कंवल ने 2-3 दफा मेरे सामने दोहराया कि स्पीड ऑफ रिकवरी विद ओरल एंड पैरेंटल लाइन से ये मिसकंसेप्शन है कि एक दवा ये लगा दे ये सेफ है, ऐसा नहीं, ओरल भी उतना ही सेफ है। सो बिटवीन 30 and 36 वीक्स यू विल गिव अगेन ओरल, अगर वो नहीं ली, लेकिन अगर दवाई दी गई थी इरेटिकली खाई फिर पैरेंटल लाइन। सो आपकी पहली चॉइस बिटवीन 30 and 36 वीक्स भी पैरेंटल लाइन पहली नहीं है, ओरल है। फिर आ गया बियॉन्ड 36 वीक्स, यहां पे मैं कहूंगा कि पहले तो ब्लड दीजिए उसको टू रिलीव सिम्टम्स, फिर पैरेंटल दे दीजिए, चूंकि ये कई अल्फाज, आई विल गिव अ पैरेंटल आफ्टर 36 वीक। हालांकि मैंने अभी बोला, कितना स्ट्रांगली बोला, ओरल और पैरेंटल के रेट ऑफ रिकवरी एक ही है। यहाँ पे ये कि हमें तजर्बा करने का वक्त नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है, वी वांट टू बी श्योर। इसीलिए 36 वीक्स के बियॉन्ड अगर सीवियर एनीमिया है, पहले ब्लड से सिम्टम्स रिलीव कीजिए 1 बैग और 2, और फिर उसके साथ ही उसको पैरेंटल लाइन भी दे दीजिए
because time is too short for experimenting. कि पहले हम ओरल दे देंगे, फिर 2 हफ्ते बाद पता चला वो तो कंप्लायंट ही नहीं है, उसने गोलियां ही नहीं खाई. You have lost time. You have lost time. So, practical management of our patient. Number 1, prevention. Even before she goes into pregnancy, हमें चाहिए कि उसके रिजल्ट्स को बिल्ड करें, और अगर वो ऑलरेडी एनीमिक है उसका करेक्ट करें. सर एक क्वेश्चन है, सॉरी सर. जी बोलिए. सर एक क्वेश्चन है कि जब हम पैरेंटल देंगे तो ओरल कंटिन्यू करेंगे या ड्रॉप कर देंगे? या तो फिर आप वो नहीं करेंगे. वो अगर ओरल देने की गुंजाइश है फिर ओरल दें, पैरेंटल ना दें. जब पैरेंटल दे दिया फिर ओरल की कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि आप डोज कैलकुलेट में आता हूँ, वहाँ डोज कैलकुलेट करके वो 1000 मिलीग्राम उसको दे देंगे, फिर ओरल देने की जरूरत नहीं है. अच्छा जी, वो मैं रिपीट करता हूँ कि पहले तो प्रिवेंशन बेहतर है, फिर ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन सिम्टम्स एंड जेस्टेशन पीरियड. जेस्टेशन पीरियड को मैं बड़ा हाईलाइट किया, इस वक्त हर किताब में नहीं लिखा हुआ कि आपके पास पेशेंट होगा या तो 30 वीक्स पहले या मोस्ट लाइकली 30-36 वीक्स के दरमियान, जैसे आज का पेशेंट था, और नेक्स्ट इज जस्ट बियॉन्ड 36 वीक्स. ये 3 कैटेगरीज आप लिख लीजिए, इम्तिहान में जब आए वो जैसे मैंने कहा उसको अप्लाई कीजिए. क्योंकि अभी जो सवाल पूछा गया, स्पीड ऑफ रिकवरी इज सेम विद ओरल एंड पैरेंटल. पैरेंटल दे दिया तो फिर आपने टोटल रिक्वायरमेंट उसकी पेशेंट की पूरी कर दी है, फिर ओरल देने की जरूरत नहीं. और अगर ओरल दें, कंप्लायंस इज द वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब नेक्स्ट, अगर आपने पैरेंटल देना है, वो कितना देना है और उसकी कैलकुलेशन. किताब में 3 फार्मूले लिखे हुए हैं कैलकुलेट करने के. आप चाहें मैं तीनों बता देता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि एक ही फार्मूला मैं बताता हूं, उसी को याद रखिए, वही बताइए. 3 जरूरी नहीं 3 आप याद रखें. जो इजी है फार्मूला तीनों में से, मेरी नजर में इजी, लिख लीजिए. वेट ऑफ पेशेंट इन पाउंड्स multiply by 0.3, जो भी फिगर आए उसका 50% और ऐड कर लीजिए. दिस इज फॉर द स्टोर्स. ये टोटल आयन है जो आपने देना है, चाहे इंट्रामस्कुलरली देना है चाहे इंट्रावीनसली देना है. मैं ये प्रैक्टिकल साइड इसकी फिर दोहरा देता हूँ, क्योंकि इस बड़े सिंपल टॉपिक्स पे जब कैंडिडेट फेल होता है, मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि फाइब्राइड पे कोई फेल हो गया, यूट्रोवजाइनल प्रोलैप्स पे कोई फेल हो गया, इसी तरह अनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कोई गुंजाइश नहीं है इसमें आपको फेल होने की. अगर आप फेल होती हैं तो आप घर जाके अपने आप को पनिश कीजिए कि मैंने ये गलती क्यों की. इसीलिए मैं दोहराता हूँ, प्रैक्टिकल जो इम्तिहान में पेशेंट मिलेगा आपको, आपने क्या करना. नंबर 1, उसकी सिम्टम्स देखनी है, कितना सिम्टोमेटिक है. सो इमीडिएट ट्रीटमेंट इज टू रिलीव द सिम्टम्स, जनरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन. वो 6 नहीं देनी, 5 नहीं देनी, 4 नहीं देनी. जनरली स्पीकिंग, जैसा डॉक्टर अमल ने अभी कहा अपनी प्रेजेंटेशन में, 1 और एट द मोस्ट 2 बैग्स. चूंकि ये पेशेंट बिकॉज ऑफ severe anemia, partly their symptoms are because of congestive cardiac failure. Heart is overloaded. तो इस वजह से उनको जब अपने ब्लड देना है तो पैक्ड सेल देने हैं, पैक्ड आरबीसीज.
प्लाज्मा निकाल देना ताकि मिनिमल लोड ऑन द हार्ट हो। 1 और 2 बैग देके फिर आपने फैसला करना है, उसकी सिम्टम रिलीव हो गई तो अब मैंने और क्या करना है। अगर पेशेंट 30 वीक्स से कम है, यू कैन वेरी कंफर्टेबली प्रिस्क्राइब ओरल आयरन अगर उसने अब तक नहीं लिया। लेकिन अगर उसने इरेगुलरली लिया या उसको दिया ही नहीं गया, प्रिस्क्राइब ही नहीं किया गया, फिर देखिए कंप्लायंस उसकी अगर इरेगुलरली ली है, फिर देन वी विल थिंक ऑफ parenteral iron. Otherwise, oral iron is good enough if the patient is under 30 weeks. चूंकि उस by the time she reaches 40th week, वो उसकी हीमोग्लोबिन करेक्ट हो जाएगी by giving this oral iron. अगर आपका पेशेंट, जो जनरली आपका पेशेंट होगा 30 और 36 वीक्स के दरमियान है, वहां भी आपने ओरल आयरन सोचना है। लेकिन अगर हिस्ट्री है कि वो उसको दिया था, उसने लिया नहीं, या इरेगुलरली लिया, या उसको साइड इफेक्ट्स थे ओरल आयरन के, इस तरह की बात बताती है, फिर हम दे सकते हैं उसको पैरेंटल। लेकिन आप हाईलाइट करेंगे एग्जामिनर के सामने, दिस पेशेंट वाज प्रिस्क्राइब्ड ferrous sulfate oral iron, but she did not take it regularly, or she had symptoms, that's why she didn't take it. She had nausea, vomiting, diarrhea, constipation, that's why she didn't take it. Then you can justify मैं इसको parenteral iron दूं। parenteral iron की डोज उस फार्मूले से आप कैलकुलेट करके बताएंगे। वो मैंने आपको आज एक ही फार्मूला बताया है कि पेशेंट का वेट मल्टीप्लाइड बाई 0.3, ये जो फिगर आएगी उसमें ऐड अनदर 50% ऑफ इट, विच विल गिव यू टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ स्टोर्स ऑफ आयरन एंड द आयरन रिक्वायरमेंट। तीसरी कैटेगरी मैंने बताई है, जो आज का पॉसिबली पेशेंट था, तो 36 वीक्स, उसको हम पहले सिम्टम रिलीव, वो जनरली सिम्टम रिलीव करने के लिए ब्लड देंगे। डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स होल ब्लड भी दिया जा सकता है, जनरली पैक्ड सेल्स, 1 और 2 बैग्स, प्रेफरेबली 1। तो उसके साथ चूंकि हमारे पास तजर्बा का टाइम नहीं, आप ये कह सकते हैं कि ओरल आयरन की बजाय मैं सीधा इसको पैरेंटल दूंगी, चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इंतजार करूं। ये अभी अभी आया है कि क्या उसको 1 या 2 बैग की बजाय ज्यादा ब्लड दिया जा सकता है? नहीं, उसको 1 या 2 दे के उसकी सिम्टम रिलीव करके यू कैन ऐड कि ये 1 या 2 से तो 4 से वो 6 ही हुआ। इसलिए मैं फ्रिज में, जैसा कमल ने कहा, मैं फ्रिज में उसके लिए क्रॉस मैच ब्लड रखूंगी कि इफ नीड भी उसको इमरजेंसी में लग जाए। आप यही पेशेंट अगर 4 ग्राम के साथ हमारे पास 36 वीक्स के बाद आती, फिर भी मैं इसको 1 या 2 बैग ही देता और बाकी का ब्लड उसके फ्रिज में रखता और बता पैरेंटल आयरन जरूर साथ दे देता। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया ड्यूरिंग डिस्कशन विद डॉक्टर कंवल के फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, और बाद में पुरपीरियम में बेबी के लिए क्या क्या हो सकता है। 5 to 10 मैंने तो जो कहना था कह दिया। आपके पास 5 मिनट है, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे एक क्वेश्चन था। सर हमारी WHO की रिकमेंडेशन है कि जब भी पेशेंट लेबर में जाए एटलीस्ट शी हैज 9 हीमोग्लोबिन। तो जैसे ये वाली आज पेशेंट थी, इनकी हीमोग्लोबिन 4 थी, शी इज 36 वीक्स, शी कैन गो लेबर एनी टाइम, वो दूसरे दिन भी लेबर में जा सकती है। तो कांट वी एडमिट इन हॉस्पिटल और उसकी हीमोग्लोबिन हम लोग 9 पे रखें, क्योंकि ये PPH और गर्ल्स पे जाने के ज्यादा चांसेस है। जी, आपने बिल्कुल सही, मैं यहाँ पे लिखा हुआ था वो स्किप कर गया कि ये पेशेंट जो है या ऐसा पेशेंट, उसको हॉस्पिटलाइज कब करना है।
इस पेशेंट को शुरू में डॉक्टर कमल ने कहा कि मैं एडमिट करूंगी, बाद में कहा नहीं घर भेज दूंगी। लेकिन वो पेशेंट जो 36 वीक्स के बियॉन्ड हो, सिम्टोमेटिक हो, उसको हम एडमिट करेंगे और अस्पताल में ही रखेंगे। अगर टीचर एग्जामिनर आपसे पूछे वाई इतना पता नहीं 4 हफ्ते महीना कैसे रहेगी अस्पताल में, आप कहिए ऐसे पेशेंट्स को रिस्क होता है प्री टर्म लेबर का, और बेबी इज ऑल्सो एट रिस्क इसको, इसलिए इसकी हॉस्पिटलाइजेशन क्लोज ऑब्जर्वेशन। एक बात। दूसरा, आपके सवाल का जवाब उसको देंगे, इस पेशेंट को भी 4 ग्राम वाली को भी हम 1 या 2 बैग देंगे, पेरेंटल आयन देंगे, साथ 2 बैग्स हम फ्रिज में रखेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी नीड। आप इस ये अच्छा हुआ आपने मुझसे पूछ लिया, मेरा व्यू ये है, और जनरली वो इसको रद्द नहीं करेंगे आपके एग्जामिनर कि ब्लड तो हमने 1 या 2 बैग, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज इट्स ओन हैजर्ड्स, इट्स ओन हैजर्ड्स, रिस्क। पहला तो ओवरलोड कर देंगे आप, चाहे पैक सेल ही दें फिर भी ओवरलोड हो जाएगा। तो हम 1 या 2 की देंगे, बाकी का ब्लड जो भी जरूरत होगी फ्रिज में रखेंगे। इमीडिएटली जब वो लेबर में जाए या उसको कुछ हो तो हम उसको ट्रांसफ्यूज, वो 2 बैग दिए जा सकते हैं। WHO की रिकमेंडेशन बिल्कुल ठीक कि 11 ग्राम होना चाहिए, लेकिन 11 ग्राम करने के लिए इस पेशेंट को 7 बैग हम नहीं लगाएंगे, हम 1 या 2 लगाएंगे टिल शी इज एसिम्प्टोमेटिक, पेरेंटल आयन देंगे और 2 बैग फ्रिज में रखेंगे। और दैट वे दिस इज हाउ वी डू, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रैक्टिकली। आपके वार्ड में जहाँ पे भी एस खान आप ट्रेन हुई हैं यही होता होगा, और कहीं पे भी नहीं मैंने देखा किसी एग्जाम को ये कहते नहीं 7 बैग। कुछ और पूछना तो पूछ लें, 10 बार। सर इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल 4 हीमोग्लोबिन पे सर हमने उसको 2 पिंट्स ट्रांसफ्यूज कर दिया, सिम्टम्स उसके रिलीव हो गए, इसका हीमोग्लोबिन 6 पे पहुंच गया, लेकिन वो 36 + 4 हो गई ना, 30 मतलब 2 ऑल्टरनेट डे पे हम ट्रांसफ्यूज करेंगे तो 36 वीक्स एंड 4 डेज तो वो हो गई वैसे भी। अब जी भी जो है सर हीमोग्लोबिन 9 पे उसका नहीं पहुंचा और उसका 6 पर ही, और 3 जो है ना उसके हीमोग्लोबिन डेफिसिट है, तो वो 3 हीमोग्लोबिन डेफिसिट विद इन 2 वीक्स तो कवर नहीं होगा अगर हम पेरेंटल आयरन भी दे देते हैं तो। बिल्कुल ही होगा। तो फिर सर, और इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन अगर हम करते हैं तो उस कंडीशन में तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड टेक 24 आवर्स। नहीं क्रॉस मैचिंग में मैंने वैसे भी कहा 2 नंबर। मैं आपके आप कह रही हैं जी कि ये तो बिल्कुल गलत कि 11 ग्राम उसको लेबर में जाना चाहिए, ये लिखा हुआ किताब में लिखा हुआ। तो ये 4 ग्राम को 11 करने के लिए आपको 7 भी नहीं बल्कि 8 बैग की जरूरत है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 ग्राम नहीं, थोड़ा सा काम है उससे। तो और डिपेंडिंग अपॉन ब्लड डोनर उसकी हीमोग्लोबिन कितनी थी, तो उसको आप 7 बैग दे के एक बात बड़ी पक्की करेंगे, उसको यू विल किल हर बाय कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। So instead of pushing her into congestive cardiac failure, it is better to have the blood in the fridge, और वो जब जरूरत होगी, जरूरत कब होगी? जब उसको लेबर में कोई ब्लीडिंग है, कुछ है, जो उधर से ब्लड जा रहा है उधर से आप अंदर डाल रहे हैं, रिस्क ऑफ वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर नहीं होगा और पेशेंट विल बी सेफर। दूसरी तरफ मैं देखा आपकी आर्गुमेंट को लाइक करते हुए हेलो, तो मैंने देखा है कि एग्जैक्टली स्टूडेंट का ये स्टांस, और इवेंचुअली क्योंकि ये प्रैक्टिकली होता नहीं, हो भी नहीं सकता कि 7 बैग उसको ऑल्टरनेट डेज पे, तो सर आपकी सर आपकी बात समझ आ गई हमें कि क्या करना है, लेकिन इसको जस्टिफाई, सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम लोग यही करते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? मतलब अगर हमसे एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछती हैं मैं बता देता हूँ
मुझे पेशावर से कराची तक कोई डिपार्टमेंट बता दे जहाँ एनीमिया की करेक्शन के लिए 7 बैग लगे हों। हीमोग्लोबिन 4-3 तो बड़ा कॉमनली हम देखते हैं, लेकिन किसी पेशेंट को भी इतने बैग नहीं लगे। तो मेरी जस्टिफिकेशन यही होगी कि प्रैक्टिकली इन एवरी डिपार्टमेंट द प्रैक्टिस, जो मैं अपने कैंडिडेट से इम्तिहान, जब मैं कन्वीनर था तो इम्तिहान से पहले इकट्ठे करके उनको तकरीर किया करता था, रिलैक्स करने के लिए कुछ किए वो कहता था। लेकिन उसमें एक बात मैं जरूर कहता था कि आपने 4 साल कहीं पे ट्रेनिंग की है, आपकी प्रोफेसर जो प्रैक्टिस करती थी वो इतना गलत नहीं होगा कि आप उसको रद्द करके किताब पे चले जाए। जो आपको आपकी प्रोफेसर करती थी वही कहिए, उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी, उसके सही करने वजह ही होगी कि वो कर रही है। तो इसी तरह नीमिया के लिए कहीं पे भी ये 6-7 बैग देने की कोई गुंजाइश नहीं, चाहे आप WHO को कितना कर लें। अभी बात प्रैक्टिकली मैं आप मुझे बता दीजिए कि जहाँ पे भी आप कोशाल्लाह कहला, तो आप बोल रही थी, तो आप ये मुझे बता दीजिए कि आपके डिपार्टमेंट में करेक्शन के आपके प्रोफेसर ने 7 या 8 बैग पेशेंट को लगवाए? नहीं, आपके नहीं कैब सर मैंने एक दफ़ा मैंने आपका पहला लेक्चर भी सुना था एनीमिया का, तो मैंने एग्जामिनर को यही कहा था कि 4 हीमोग्लोबिन है, मैं इसके सिम्टम बेस्ड जो है ना इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करूँगी और मैं इसको 2 पिन ब्लड 1 ट्रांसफ्यूज़ करूँगी, फिर सिम्टम्स ऑब्जर्व करूँगी, सेकंड ट्रांसफ्यूज़ करके फिर सिम्टम्स ऑब्जर्व करूँगी, सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए तो मैं इसको पैरेंट्रल आयरन दूंगी। तो मैडम ने मुझसे कहा कि तुम्हारी पेशेंट 36 वीक्स और 4 डेज पे पहुँच गई है। कि वो सर उन्होंने कहा कि पहुंच गई तुम्हारी 36 वीक्स एंड 4 डेज पे। अब जो है पेशेंट जो है वो तुम्हारी लेबर में चली गई, 37 वीक्स पे लेबर में चली गई। तुमने तो हीमोग्लोबिन जो है वो 6 तक करके छोड़ दिया था। हाँ बिल्कुल। और अब अगर तुम इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन करोगी तो वो मैसिव ट्रांसफ्यूजन नहीं हो जाएगी। अब तुम कितनी इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन करोगी? नहीं जी, तो इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन उतनी ही होगी जितना ब्लड लॉस है। तो आप APH की मैनेजमेंट जो है कैलकुलेट करते हैं APH APPH में कि ब्लड लॉस कितना हुआ, उसके वेरियस रफ तरीके हैं, तो जो भी हो उसके मुताबिक आप ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ऐसा तो क्या आप सीरियसली बोलिए कि आप क्या कैंडिडेट चीज ऐड करना चाह रही थी। एक मिनट, एग्जामिनर को आप कह नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा सा नाराज हो जाएंगी कि मैडम आपने 7 बैग कितनी दफा दिए अपने पेशेंट को? नहीं, मैंने जो बोला, अगर आपको मेरी इस बात पे फेल कर दिया तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरी तो अप्रोच टोटल प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल है कि जो आपकी प्रैक्टिस में आप करते हैं उसकी जस्टिफिकेशन है बाबा। 6-7 बैग देने में तो रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन आप पूरा एक सेक्टर। चीज ऐड कर दूं? जी बोलिए। सर असल में ये है कि जो ब्लड हम एंटीनेटली लगाते हैं टर्म पर, तो टर्म पे तो 60% ब्लड जो है वो यूट्रस को जा रहा होता है, लेकिन पोस्ट नेटली जब डिलीवर हो जाती है तो जितना हम ब्लड देते हैं वो पेशेंट को ही जा रहा होता है। तो ये हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं पेशेंट की कि अगर पोस्ट नेटली वो ब्लीड करती है उस वक्त इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन का सारा बेनिफिट पेशेंट को होगा। लेकिन अगर एंटीनेटली टर्म पे हम इसको करते हैं तो उसका तो 60% वो यूट्रस को जा रहा होता है। तो ये बात ये है कि आप वो इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड दे रहे हैं, किसको जा रहा है, कितना जा रहा है। पर्पस इज टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ ब्लड। सिर्फ फ्लूइड से, इंट्रावेनस डेक्स्ट्रोसेलाइन से या सेलाइन से ब्लड वॉल्यूम आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन RBCs नहीं है उसमें, इसलिए क्वालिटी ऑफ ब्लड पुअर हो जाती है। तो बेटर रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग लेबर और थर्ड स्टेज या PPH में इज ब्लड, क्योंकि उसमें इन एडिशन टू वॉल्यूम RBCs भी होते हैं, इसलिए तो
आप मेरी बात ना माने, बिल्कुल ना माने। मैं ये तो एक तरह से वॉलंटरी क्लास है, लेकिन मेरा व्यू यही है, आप अपनी सुपरवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। और क्योंकि सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर ट्रेनिंग, फॉर योर पास, तो या सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। फिर जो आपका सुपरवाइजर कहे, मेरी बात ना माने, उसकी बात माने, मैं तो यही कह सकता। चले, क्या Thank you. सारा कदम हैज रेज्ड ए क्वेश्चन, क्या बोलिए। यहाँ आया था सारा मुकरम, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं बोला हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सर जब भी हमारे पास पेशेंट आएगी डिक्रीज एचबी के साथ, दैट इज 4 और 5 ग्राम पर डेसीलीटर एंड सिम्टोमेटिक पेशेंट, तो सिम्टम्स रिलीव करने के बाद उस पेशेंट को हम एडमिट कर लेंगे और फिर एडमिट ही रखेंगे? जरूरी तो नहीं एडमिशन, एडमिशन डिपेंड्स अपॉन के जेस्टेशन पीरियड, क्योंकि 36 वीक्स के बाद उसका गोइंग इनटू प्री टर्म लेबर ज्यादा रिस्क है, उस वक्त दाखिल कर लेंगे, उससे पहले तो शी कैन गो होम। ठीक है सर। चलो जी, जो भी है, थैंक यू वेरी मच। सर वन मोर क्वेश्चन सर, कोविड पेंडेमिक में हमारी एडमिशन फ्रीक्वेंट हो सकती है क्या? सर इस वक्त जो कोविड है उसकी वजह से हमारे पेशेंट इतने हम फ्रैंक एडमिट कर सकते हैं सर? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कोविड की वजह से तो आपके मैनेजमेंट फर्क तो नहीं ना हुई, चाहे एनीमिया है, चाहे कोई और हार्ट डिजीज है, चाहे कुछ है, तो व्हाई नॉट एडमिट। ये कॉन्सेप्ट के जी अस्पताल में जाना, अस्पताल में इन्फेक्शन है तो नहीं, मैं कहूँगा फॉरगेट अबाउट कोविड रिस्क। जो आप पेशेंट की मैनेजमेंट इम्तिहान में कम से कम वही करेंगे जो उसकी रिक्वायर्ड। कोविड कहेंगे वो विल टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। चल, फिर आप सर ये क्वेश्चन था जिन्होंने मेरे साथ ये डिस्कशन की है कि उसको 7 बैग देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, वो अपनी सुपरवाइजर एस खान थी, वो सुपरवाइजर से पूछ के आए। और पहले जो 15 मिनट में क्लास शुरू करता हूँ टॉपिक से पहले बातें करने की, उसमें मुझे बताएं कि उनके सुपरवाइजर ने क्या कहा। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं, ताकि बाकी क्लास के जो 70-80 लोग बैठे हुए हैं वो उनको भी पता चले कि ये सिर्फ मेरा व्यू है या उनकी सुपरवाइजर का। आप सब अपने सुपरवाइजर से पूछ लीजिए, यही है कि जी इस तरह मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन देना जरूरी है टू ब्रिंग इट टू 11। WHO ने कहा, तो या ये कि WHO ने तो कहा है कि अंडर उन इलेक्टिव कंडीशंस के वो तो जैसा मैंने कहा 30 वीक से पहले देख लेते हैं, एनीमिया डायग्नोज कर लेते हैं, उनके सारे पेशेंट बुक्ड होते हैं और उनके हीमोग्लोबिन 11 तक लाना कोई कमाल नहीं है, इवन विद ओरल आ सकती है, और उनकी इतनी सीवियर एनीमिया भी नहीं। ये हमारी पेशेंट हैं जो इमरजेंसी में आती हैं और इस तरह सिम्टोमेटिक होती हैं, उनका ये करना जो है, आप मेरा ख्याल एस खान ही है उनका नाम जिन्होंने मेरे साथ ये डिस्कशन की। नो सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग भी प्रैक्टिकली यही करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही अप्रोच होती है, सिम्टम्स रिलीव करके, रिस्टोर करके इनके रिप्लेनिश आयरन, और इसी तरीके से बैकअप ब्लड करके, और जैसे ही पेशेंट लेबर में जाती है वो अटैच, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होती है, यही है। लेकिन सर वो मुझे ही थोड़ी कंफ्यूजन थी, मैंने सोचा थोड़ा और कॉन्फिडेंट हो जाऊं एग्जाम में। वो उस एक एग्जामिनर ने अगर आपकी इस बात पे आपको फेल कर दिया, वो अल्लाह ताला उसको जजा देगा, सवाब देगा, लेकिन आप डीरेल ना हो जाएं इस वजह से कि एक ने कह दिया तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगी। जैसे मैंने कहा, मैंने कह दिया, आप अपने सुपरवाइजर साहब, आप सब के सब अपने सुपरवाइजर से पूछिए कि जी ये आप क्या करें, तो अगर वो मेरी बात से इत्तेफाक करती है, मैं तो प्रैक्टिकली जो सही बात समझता हूँ वो कहता हूँ। कभी तो यही फ़र्क होना चाहिए किताब से या
ये जो लेक्चर या डिस्कशन हम करते हैं उनमें हम डिस्कस करके किताब की बात से हटके अपनी बातों को जो प्रैक्टिकली हम करेंगे या कर सकते हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए। पहले तो हमें पाकिस्तानियों को किताब लिखने का शौक नहीं है, बाहर की किताबें हम पढ़ते हैं और फिर तो बाहर WHO ने ये लिख दिया। WHO ने पाकिस्तान के लिए नहीं लिखा, WHO ने सारी दुनिया के लिए लिखा। उन्होंने जो लिखा है जनरली यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आवर कंट्री इज एन एक्सेप्शन। ठीक है जी, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है, अगर आप जवाब दे दें। एक मिनट, मेरा टेलीफोन बज रहा है, मैं सुन। जी सर। हेलो, हाँ, तो वो एक सवाल पूछना चाहती है, मैं उसका जवाब दे दूं। जी बोलिए आलिया सैयद। जी सर मेरा क्वेश्चन अगेन यही है कि एक प्राइमरी ग्रेविटा इस वक्त मेरे पास 36 वीक्स पर है और उसका मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो 103 FLR है और पेशेंट के सीरम B12, रेड सेल फोलेट लेवल्स, थायराइड प्रोफाइल सब कुछ नॉर्मल लिमिट्स में आ रहा है और हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल आ रहा है, इट इज़ 12.2। अब शुड आई जस्ट कंटिन्यू द प्रेगनेंसी एज इट इज़? मैं सारा कुछ वर्कअप करवा चुकी हूँ, सीरम फेरिटिन लेवल्स भी उसके नॉर्मल लिमिट्स में। मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा कि वेदर टू इग्नोर दिस मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम अबव 100 और इसके पीछे मैं लगी रहूँ, क्या इसको मजीद करूँ? ठीक है, वेरी गुड, आपने ये सवाल पूछ लिया। जब भी आपको ऐसी कॉम्प्लिकेशन मिले पेशेंट की जो जिसको आप लॉजिक से या किताब के इल्म से सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर दूर रहो उस पेशेंट से। इंटरवेंशन करने की बजाय वॉच, क्योंकि जब आप इंटरवेंशन करें उस वक्त आपकी इंटरवेंशन विद कन्विक्शन होनी चाहिए कि मैंने डायग्नोसिस बनाया, ये उसकी रिक्वायरमेंट। अगर आपका डायग्नोसिस नहीं पूरा फाइनली बना तो इंटरवेंशन से गुरेज कीजिए, परहेज कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए और इवेंचुअली मे बी आपकी इंटरवेंशन ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है क्योंकि वो तो कोई बेसिस नहीं उसका, और नॉन इंटरवेंशन उसके लिए यूजफुल है। थैंक यू वेरी मच। मुझे बार बार कह रहे हैं थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you थैंक so यू। much. सी यू नेक्स्ट संडे। जज़ाकल्लाह सर। थैंक्स अ लॉट। और